है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज बात करेंगे 8th CPC को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर। केंद्र सरकार ने जो एक भ्रम की स्थिति जो बना हुआ था कि 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन कब आएगा, गजट कब आएगा और गजट में क्या NPS की बातें होंगे, UPS की बातें होंगे या OPS की बातें होंगे, तो क्या इन सभी बातों का यहाँ पे चर्चा किया गया है। क्योंकि अंततः भारत सरकार ने जो गजट है उस गजट को नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। अब इस रिलीज में अब जो पूरा दारोमदार है वह 8th CPC के जो चेयरपर्सन है, अब इनके सामने सबसे मुख्य रूप से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस पॉइंट को यहाँ पे गजट में पब्लिश किया गया है, क्या उस पॉइंट से रिलेटेड केंद्रीय कर्मचारियों को वो सेटिस्फेक्शन मिल पाता है, पेंशनर्स को वो सेटिस्फेक्शन मिल पाता है जो एक लंबे समय से इंतजार में रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पहलू को अगर आप देखेंगे तो छठे वेतन का 125% DA 7वें वेतन में लगभग एवरेज 2.57 के आधार पे मर्ज हुआ था। अभी का स्थिति ये है कि लगभग 60% से नीचे की स्थिति में DA है और इस समय अब क्या फिटमेंट फैक्टर लगेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा है। इस पॉइंट में एक बात और मेंशन किया गया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ये चीज़ देखेगा कि देश की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर सेंट्रल एम्प्लॉय है या स्टेट एम्प्लॉय है, क्योंकि आने वाले समय में आपका भी निर्धारण इस आधार पर राज्य कर सकता है, तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव अगर कुछ भी होगा तो आप कमेंट में 8th CPC से रिलेटेड लिखिएगा। देखिए, सबसे पहला इसे आप कह सकते हैं कि ये 10 वर्षों पर मिलने वाला वो गिफ्ट है जो सरकारी कर्मी इंतजार करते हैं। और वेतन आयोग का एक गठन के पीछे एक मंशा ये भी होता है कि सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों को आकर्षित किया जाए। तो ये आकर्षण अब आने वाले जो 1 से लेकर 7 तक जो वेतन आयोग आया था उसमें ये 8वां कितना अपने 7वें से ज़्यादा आकर्षक हो पाता है, यह आने वाला समय बताएगा। अभी आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये पिक्चर में 8th CPC से रिलेटेड श्री जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं और यही 8th CPC के चेयरपर्सन हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 8th CPC के चेयरपर्सन में यहाँ पे कुछ बातों को मेंशन किया गया है कि ये कौन कौन सी डिपार्टमेंट एजेंसी जो इनके जो फॉलोइंग कैटेगरी है जिसके तहत एम्प्लॉय कवर होंगे, उन एम्प्लॉयों का यहाँ पे चर्चा किया गया। सबसे पहले यहाँ पे जिस एम्प्लॉय के बारे में चर्चा किया गया है, इसमें केंद्र सरकार के वे सेंट्रल एम्प्लॉय आएंगे जो इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस के एम्प्लॉय हैं, सेवा क्षेत्र के एम्प्लॉय हैं। उसके बाद जो संघ के राज्य क्षेत्रों में जो है, यूनियन टेरिटरीज में जो है, इसके अलावा जो लेखा डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, इसके अलावे RBI को छोड़ के जो रेगुलेटरी बॉडीज है जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनाया गया है, वह भी डिपार्टमेंट इसके अंदर आएगा। उसके अलावे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज है वह भी इसमें कवर होंगे 8th CPC में। उसके अलावे हाई कोर्ट के जो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय है वह भी यहाँ कवर होंगे। और जुडिशियल ऑफिसर्स जो सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में जो है वे लोग भी यहाँ पे कवर होंगे। यहीं से एक बात निकल कर आता है कि अगर 8th CPC को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जा रहा है, इस आधार पर राज्य भी अपना एक नीति निर्धारण कर लेता है। ये गजट का जो पहला पेज है, इस पहले पेज में जो चर्चा किया गया है, ये जिन बिंदुओं पर, उनमें सबसे पहले द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर चर्चा किया गया है। नॉन फंडेड पेंशन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में अब भी जो है जो CCS पेंशन रूल के तहत जो कवर है, 1972 वाला कवर है जो अमेंडमेंट 2021 में है, तो ये CCS पेंशन रूल के तहत जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन है जिसको हम लोग आसान भाषा में OPS से जानते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट का चर्चा 3रे नंबर में किया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे क्या अनफंडेड कॉस्ट में केवल OPS का चर्चा किया गया, NPS और UPS जो कंट्रीब्यूटेड पेंशन है जिसमें आप अपने वेतन से, अपने सैलरी से आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ चर्चा है क्या, देखेंगे इसमें आगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ देखना क्या है कि इसको इस तरीके से बनाना है, मतलब 8th CPC को इस तरीके से रिकमेंड करना है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसे आसानी पूर्वक
एकदम बिल्कुल सहूलियत से इस HCPC को एडॉप्ट कर ले, उनके भी इकोनॉमिकल कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ये सब तो ये सारे जो बातें चर्चा किए गए हैं ये पहले भी कुछ दिनों पहले जो प्रेस रिलीज हुआ था उसमें चर्चाएं किए गए थे। अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो बातों पर चर्चा है, बातों का मुख्य रूप से चर्चा है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे चर्चा है सबसे यहाँ इस पॉइंट में कि जो मौजूदा भत्ता और उनकी स्वीकार्यता के शर्तों को समीक्षा करना। मौजूदा भत्ता जो जिसका DA या DR से रिलेटेड है, तो इसका जो है रिव्यू करने की बात इसमें आया है, तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनको युक्तिकरण का सिफारिश करना। यानी आने वाले समय में जो अलावेंस मिल रहे हैं उसमें कमी या बढ़ोतरी दोनों होने की संभावनाएं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलावेंस की बहुलता को ध्यान में रखते हुए युक्तिकरण सिफारिश करने की बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और UPS के अंतर्गत जो आने वाले एम्प्लॉय हैं उनको डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिश करना है। ध्यान रखिएगा कि NPS वाले लोगों के लिए या UPS वाले लोगों के लिए इस गजट में एक विषय मुख्य रूप से चर्चा में लाया गया है, और वह विषय क्या है कि आप डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पर यहाँ पे बातें किए गए हैं। आने वाले समय में इस पर क्या सिफारिश होता है, क्या ग्रेच्युटी की जो राशि है क्या वो बढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ जो नियम और शर्तें हैं क्या वे परिवर्तित होंगे, आने वाले समय में इसे देखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या दिया है कि नेशनल पेंशन प्रणाली UPS के सहित जो उसके अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों को मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, यानी जो OPS में भी हैं उनके लिए भी ये सेम चीज़ को सिफारिश करने की बात किया गया है कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की बात किया गया। अब यहाँ पे देखना क्या है कि OPS वाले लोगों को यहाँ पे चर्चा किया गया है कि पेंशन की समीक्षा करना और नीचे दिए गए पैरा में जो बातें हैं उसको ध्यान में रखकर सिफारिश करना। आने वाले समय में जो ये OPS से रिलेटेड बातें हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना क्या है कि पेंशन की समीक्षा करने की बात किया जा रहा है, यानी रिव्यू करने की बात किया जा रहा है। कितना बढ़ता है आने वाले समय में, कम्यूटेड का क्या प्लान होता है, किस तरीके से इन लोगों का जो ड्राफ्ट है वो बन पाता है, यह तो आगे का विषय है। लेकिन ये जो बात मेंशन किया गया कि नीचे के दिए गए पैरा 3 को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करना। अब जरा देखते हैं कि जिस पैरा की बात किया गया है उस पैरा में कहीं पे भी इस पॉइंट में नोटेड नहीं है, बल्कि OPS वाले लोगों के साथ नोटेड है कि देश की आर्थिक शक्ति और राजकोषीय विवेक को यहाँ पे आवश्यकता है। यानी इस तरीके से उसको बनाना है, यानी सरकार जो है HCPC को इस तरीके से बनाना है कि जिससे आने वाले समय में राष्ट्र के इकोनॉमिक कंडीशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट न पड़े, बजट पर कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े। इस पर राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है, ये बात को मेंशन कर दिया गया है। आने वाले समय में अब आपको HCPC से ये चीज़ क्लियर हो पाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या सच में 2.46 मिनिमम इतना तो बढ़ना ही चाहिए, क्या 2.46 बढ़ पाता है या इससे भी कम हो पाता है। जो यहाँ पे DA DR से रिलेटेड जो समीक्षा की बात किया गया है, अब कितना बदल पाता है यह भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 18 महीने का इसका टेन्योर दिया गया है। 18 महीने से पहले भी ये रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है। इसके अलावे 6 महीने सरकार के पास ये रहता है, अब उसमें अब लगभग 24 महीने यानी 2 साल 1 जनवरी 2026 से लेकर ये 2028 के बीच में ये कब तक फाइनल स्टेज में आता है यह और कर्मचारियों को लाभ देता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मिलेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप HCPC से सेंट्रल या स्टेट एम्प्लॉय है रिलेटेड है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में।